जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट टाइम पे हमने इन्फिनेटिव में आपको परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, इंडेफिनिट इन्फिनेटिव एंड कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, इन चारों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको दिया था। आइए थोड़ी सी बात को आगे ले चलते हैं। जैसे मैंने कहा डियर, एक होता है केस जिसमें हम लोग बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। तो बेसिकली पहले हम बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है समझा देते हैं। बेयर इन्फिनेटिव और एक होता है इन्फिनेटिव। जो इन्फिनेटिव होता है वो पूरा 2+v1 होता है, और जो बेयर इन्फिनेटिव होता है वो v1 होता है। बेयर इन्फिनेटिव विदाउट 2 होता है, इन्फिनेटिव पूरा 2+v1 होता है। तो बेयर इन्फिनेटिव लगाने मतलब 2 हट नहीं रहता, ऐसा होता है। ठीक है, मतलब एक पहचान है, जानते रहिए कि किसको बोलते हैं। अब मान लीजिए या मैंने आपको एक वर्ड सिखाया तो होगा ही उसका। चलिए, मैं एक सेंटेंस कहा, ही इंजॉयड टू डांस इन द पार्टी। He enjoyed to dance in the party. He avoids to speak भोजपुरी। फिर हमने कुछ सेंटेंस कहा, he allowed to smoke in the meeting। अलाउड हो गया, अवॉइड हो गया। he finished to paint the door। he enjoyed to dance in the party and he avoids to speak भोजपुरी। दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है बेटा कि ये इन्फिनेटिव से लिखा गया है, इन्फिनेटिव से ही रहेगा या जीरन में जाएगा, ये समझना है। अब एक बात समझिए, हमने आपसे कहा था बेटा कि अगर नॉन फाइनाइट का एक्शन फाइनाइट के साथ हो रहा हो विद फाइनाइट वर्ब, तो ऑलवेज यूज जीरन। ये बात ऑलरेडी आपके लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि नॉन फाइनाइट का एक्शन अगर फाइनाइट के साथ हो रहा हो तो हम लोग जीरन यूज करते हैं। अब जरा सोचो, क्या हम जब इंजॉय करते हैं तो इंजॉय क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब, और टू डांस क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो क्या आपको लगता है कि इंजॉय और डांस एक साथ होंगे कि अलग अलग होंगे? कहीं आप पार्टी में गए हैं तो किसी ने डांस करना स्टार्ट किया, तो डांसर मान लो आई है, तो जब वो डांसर डांस करना शुरू करेगी तो उसी वक्त से आपका इंजॉय भी चालू हो जाएगा कि इंजॉय बाद में होगा, डांस पहले हो जाएगा? जब डांस खत्म हो गया अब आप इंजॉय करेंगे? नहीं, इंजॉय कोई इंडिविजुअल वर्ब नहीं है, अपने आप में अकेले एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आपको समझना होगा कि इंजॉय उसी पल स्टार्ट हो जाएगा जिस पल आपका डांस स्टार्ट होगा। इसका मतलब जैसे ही आपका डांस स्टार्ट हुआ वैसे ही आपका इंजॉय भी चालू हो गया। तो दोनों एक साथ होते हैं। अगर पैरेलल एक्शन दिखाना है तो पैरेलल एक्शन हमेशा जीरंड से लिखे जाते हैं, ना कि इन्फिनेटिव से। द टू डांस हटा के क्या लगाना पड़ेगा, डांसिंग। ही इंजॉयड डांसिंग इन द पार्टी, तो ये जीरंड हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखो जरा, ही अवॉइड्स, ये लड़का अवॉइड करता है, परहेज करता है, रोकता है अपने आप को किस चीज से, भोजपुरी बोलने से। तो तुम बताओ क्या अवॉइड कोई अलग से कोई एक्शन है? नहीं, अवॉइड हम उसी वक्त करेंगे जिस वक्त हम बोलने जा रहे होंगे कुछ।
भोजपुरी में, तो हम अपने आप को रोकेंगे। तो रोकना और बोलना दोनों एक साथ ही होगा, अलग अलग थोड़े होगा कि पहले बोल लोगे तो रोकोगे या रोक लोगे तब बोलोगे, दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले रोक लो फिर बोलो या पहले बोल लो फिर रोको, ऐसा भी नहीं हो सकता। दोनों एक साथ होते हैं। अगर एक साथ होते हैं इसका मतलब जीरण से लिखेंगे, जीरण से लिखेंगे क्या हो जाएगा बेटा, स्पीकिंग। तो ही अवॉइड स्पीकिंग भोजपुरी। फिर आ जाओ, ही अलाउड, देखो जिस वक्त आपने अलाउ किया उसी वक्त से स्मोकिंग चालू हो गई। ऐसा तो है नहीं कि पहले अलाउ करेगा फिर स्मोकिंग करेगा। अरे अलाउ का मतलब स्मोकिंग अब उसी पल से एक्टिव है, करो ना करो तुम्हारी मर्जी है। अलाउ किस चीज का मिला, स्मोक करने का, दैट इज एक्शन। एक्शन जब भी होता है तो जीरन लिखते हैं। ही फिनिश्ड, इसने फिनिश कर दिया। क्या फिनिश किया, पेंट। कोई पेंटर है जो किसी डोर को पेंट कर रहा है, ये डोर है मान लो, इसको पेंट कर रहे हैं आप। अगर डोर को पेंट कर रहे हैं तो जैसे जैसे आप पेंट करते जाएंगे, जैसे जैसे आप डोर को पेंट करते जाएंगे तो वो खत्म भी तो हो रहा होगा साथ में। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ तक पेंट कर लिया तो यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, अरे यहाँ तक खत्म भी हो गया। यहाँ तक पेंट कर लिया तो यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ तक पेंट कर लिया तो यहाँ तक खत्म हो गया, तो यहाँ तक पेंट कर लिया तो यहाँ तक खत्म हो गया। तो जहां तक आप पेंट करते जाएंगे वहां तक खत्म भी होता जाएगा, यस नो। तो ही फिनिश्ड, इसने खत्म कर लिया पेंट। तो ये दोनों काम एक साथ होंगे, अगर एक साथ होंगे तो हो जाएगा ही फिनिश्ड पेंटिंग द डोर, इसने डोर को पेंट करना खत्म कर लिया, मतलब पेंट कर लिया। तो कुल मिला के समझना है कि जीरन कैसे आते हैं। जीरन पैरेलल एक्शन के लिए भी आते हैं, सिखाया था, और बिफोर फाइनाइट के लिए भी आते हैं। कि अगर कोई फाइनाइट वर्ब के पहले नॉन फाइनाइट हो गई, नॉन फाइनाइट का एक्शन फाइनाइट के पहले हो गया तो भी जीरन, और साथ में हुआ तो भी जीरन। इस बारे में चर्चा हो रखी पहले से। हम जो हेडिंग डाले थे इसके ऊपर बेयर इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव को लेकर, उसकी चर्चा करते हैं। मैंने कहा ही डज नथिंग बट, एक ऑप्शन दे रहा हूं इन्फिनिटिव का, टू वेस्ट टाइम। एक दे रहा हूं बेयर इन्फिनिटिव का, वेस्ट। और एक दे रहा हूं जीरंड का, वेस्टिंग। फिर एक सेंटेंस दिया बेटा कि ही डिड नथिंग बट टू laughing इन द मीटिंग। आपको बताना है बेटा कि टू वेस्ट इन्फिनिटिव है, वेस्ट बेयर इन्फिनिटिव है, और वेस्टिंग जीरेंट है। वैसे ही टू लॉफ इन्फिनिटिव है, लॉफ बेयर इन्फिनिटिव है, और लॉफिंग जीरेंट है। नाउ यू हैव टू टेल मी कि विच ऑप्शन इज सुटेबल, मतलब विच इज सुटेबल हियर, इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव और जीरेंट। एक बार आप चेक करें और बताने का प्रयास करें। एक बार ट्राई करिए। देखिए हर सवाल को खुद से ट्राई करना सीखिए भैया। जब खुद से ट्राई करेंगे तो कुछ बेहतर रिजल्ट आपके पास आएगा। ये प्रभु, आज जितनी गर्मी पड़ रही है हमारे शहर में, बदर आप लोग पता नहीं जहाँ से भी आप लोग बिलोंग करते होंगे वहाँ गर्मी है या नहीं है, मुझे नहीं पता, बट यहाँ तो इतनी गर्मी है जिसका कोई जवाब नहीं है। चलिए मैं आंसर करता हूँ। देखो होता क्या है कि ये जो इसके बारे में जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। डू, डज एंड डिड, ये बेटा ये मेन वर्ब के तौर पर बात कर रहा हूँ। किस तौर पर, मेन वर्ब के तौर पर बात हो रही है। जब डू वर्ब बनेगा तो डू होती है फर्स्ट फॉर्म, डू की सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, और डज होती है सिंगुलर फॉर्म। ठीक, जैसे आपने कहा साहब प्ले होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लेड होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, प्लेड होती है अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी, एंड प्लेज होती है सिंगुलर फॉर्म। तो वैसे ही डू के साथ भी, तो डू मतलब करना होता है, ये पता है पहले से आपको। जब इन शब्दों को एज अ मेन वर्ब ट्रीट किया जाए, मुझे मेन वर्ब लिखना क्यों पड़ा, क्योंकि आपको पता है इन शब्दों का इस्तेमाल हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी करते हैं। तब इनके बाद एक वर्ब आती है मेन वर्ब अलग से। जैसे हमने कहा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, तो डू नॉट, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हम लेकिन एज अ हेल्पिंग वर्ब बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब इनको इस्तेमाल किया जाए एज अ मेन वर्ब। देखो लिखा गया ही डज नथिंग, यहाँ पे डज देखो मेन वर्ब है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से यस या यस जोड़ा गया है, तो इसको इम्पटी वर्ब बोलते हैं। कैसी वर्ब बोलते हैं? इम्पटी वर्ब। इम्पटी लिखना था भाई। अच्छा, इम्पटी वर्ब बोलने का मतलब क्या है? इम्पटी वर्ब बोलने का मतलब ये है कि हम उस वर्ब की कोई मीनिंग नहीं है अपनी, मतलब उस वर्ब का सेंटेंस में कोई रोल नहीं है, वास्तव में नहीं है। दिखाता हूं। अगर आपसे पूछूं कि कोई सेंटेंस ये कह रहा है कि ही डज नथिंग, ये लड़का कुछ नहीं करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही डज नथिंग, ये लड़का कुछ नहीं करता है, बट वेस्ट टाइम, केवल समय वेस्ट करने के सिवा, समय वेस्ट करने के अलावा ये कुछ नहीं करता है। तो फिर मैं तुमसे पूछूं क्या करता है, तो आप कहेंगे सर केवल समय ही तो वेस्ट करता है। मतलब अगर मैं इस सेंटेंस का डायरेक्ट मीनिंग एक समझना चाहूं तो ये यही कह रहा है कि ये लड़का कुछ नहीं करता समय वेस्ट करने के सिवा, इसका मतलब केवल समय ही वेस्ट करता है। ही, हमने कहा ही ओनली वेस्ट टाइम, ही ओनली वेस्ट टाइम, मतलब ये लड़का केवल समय वेस्ट करता है। मतलब मैं इस पूरी बड़ी सी बात को मैं चाहता चुपचाप इतने से लिख देता। ये वही बात कन्वे कर रहा है जो ऊपर वाली बात कन्वे करना चाहता है। अब बस ये समझना है, ये ओनली क्यों आया, समझ में आ रहा है ओनली क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि वो लिखा हुआ बट नथिंग बट, क्यों नथिंग बट का मतलब ओनली, क्योंकि वो लड़का कह रहा है कुछ करबा नहीं करता सिवाय वेस्ट करने से, इसका मतलब केवल वेस्ट करता है, तो ही ओनली वेस्ट हिज वेस्ट टाइम। आप जरा सोचिए, देखिए इस सेंटेंस के अंदर क्या डू डज डिड का कोई वैल्यू है? नहीं है। अगर इसकी कोई अपनी मीनिंग रही होती पहले से, तो क्या हम इसको यहाँ गायब कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि अगर उसकी मीनिंग होती तो गायब कहाँ से कर पाते, सेंटेंस की मीनिंग बदल जाती। अगर हम गायब कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि वो सेंटेंस में कोई मीनिंग रोल प्ले नहीं कर रहा है, वो एक केवल इम्पटी वर्ब जैसे यूज हो रहा है। तो अब आपको बताना ये है कि अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे नहीं ऐसे लिखना चाहता हूं, तो फिर यहाँ पे क्या वर्ब चूज करूं? तो जरा सोचो, अगर यहाँ पे हम इन्फिनेटिव लिख देंगे तो ये वेस्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, जो इन्फिनेटिव लिखा गया है। तो याद रखो, जब डू डज डिड ये एम्पटी वर्ब के तौर पर यूज हो, मेन वर्ब के तौर पर, तो चुपचाप बेयर इन्फिनेटिव लगाया करो। बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव लगाओगे तो ये जुड़ जाएगा, इससे आगे यस लग जाएगा, इसमें टू के साथ लिखो जुड़ नहीं पाएगा। तो ही डज नथिंग बट वेस्ट टाइम, ये लड़का कुछ नहीं करता सिवाय समय खराब करने। आ जाओ, यही बात यहाँ पे, ही डिड नथिंग, ये लड़का कुछ नहीं किया, बात पास्ट की है, सेकंड फॉर्म। ये लड़के ने कुछ नहीं किया, बोले साहब कुछ नहीं किया, तो क्या किया? बोले सिवाय हंसने के, मीटिंग में केवल हंसा ही और कुछ नहीं किया। तो मीटिंग में हंसने के सिवा कुछ नहीं किया, इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो फिर किया क्या? बोले ही ओनली लव्ड इन द मीटिंग, ही ओनली लव्ड इन द मीटिंग, मतलब इसने सिर्फ और सिर्फ हंसा। ये लव्ड क्यों किया? सेकंड फॉर्म, क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म में थी, मतलब ये केवल हंसा और कुछ किया ही नहीं। फिर से देखो, इस डिड का यहाँ कोई रोल प्ले हो रहा है? नहीं, क्योंकि ये इम्पटी वर्ब है, अगर होता तो मिटा ना पाते हम ना। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, ये भी एक तरीका हुआ कहने का, लेकिन हम इस तरीके से भी कह ही सकते थे। अगर इस तरीके से कहते तो इसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते? तो मैंने कहा फिर से वही बात, हम लव्ड कब लिख पाएंगे? जब लव लिखे रहेंगे, इसका मतलब बेयर इन्फिनेटिव यूज करो पहले से। तो इन्फिनेटिव और जीरन गलत है। ही डिड नथिंग बट लव इन द मीटिंग इज इक्वल टू ही ओनली लव्ड इन द मीटिंग, दोनों ही सही है, दोनों ही एक ही मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। बस एक में हम नॉन फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे में हम उसी नॉन फाइनाइट को फाइनाइट के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो इस बात को समझिए। आइए भाई, बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए हम बेयर इन्फिनेटिव, मतलब ये जो इम्पेटिव वर्ब है, इसको हटा के कोई और वर्ब यूज कर लें। मैंने कहा भैया ही वॉन्ट्स नथिंग बट टू अर्न मनी, अर्न मनी, अर्निंग। फिर मैंने कहा ही इंजॉयड नथिंग बट
टू डांस, डांस एंड डांसिंग इन द पार्टी। फिर से दो सेंटेंस है, आपको डिसाइड करना है बेटा कि इन्फिनेटिव कहाँ लगाएं, बेयर इन्फिनेटिव कहाँ लगाएं और जीरंड कहाँ लगाएं। एक बार आप जरा ध्यान से सेंटेंस को देखिए, आशा करता हूं कि बात समझ में आ जाएगी। ही इंजॉयड नथिंग बट टू डांसिंग इन द पार्टी। चलिए देखिए फिर से, इस बार देखो बेटा कह रहा है कि ही वॉन्ट्स नथिंग, ये कुछ नहीं चाहता। बोले साहब क्या चाहता है फिर? बोले साहब केवल पैसा कमाना चाहता है, ये कुछ नहीं चाहता सिवाय पैसा कमाने के। जिस भी तरीके से एन केन प्रकारेण एनी हाउ पैसा इसको आना चाहिए, चाहे जैसे आए, इलीगल लीगल इससे मतलब नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये लड़का पैसा कमाने के अलावा कुछ नहीं चाहता, तो मतलब क्या है कि ये केवल पैसा कमाना चाहता है, ये केवल पैसा कमाना चाहता है। ही वॉन्ट्स ओनली टू अर्न मनी, ये है ही वॉन्ट्स ओनली टू अर्न मनी, ये चाहता है केवल पैसा कमाना। देखो ओनली फिर से आगे किसके पहले? इसके पहले, क्योंकि ये केवल यही काम चाहता है। अच्छा इस बार देखो वांट को हम गायब कर पाए नहीं, क्यों? क्योंकि वांट कोई इम्पेटिव वर्ब नहीं कि आप सेंटेंस उसको गायब कर दोगे, जो पहले में था वो बाद में रहेगा, उसको आप गायब नहीं कर सकते हैं। अच्छा हम ये कह रहे हैं भाई चलो ठीक है, इस तरीके इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल दिए, लेकिन हमको पता है कि हम यही बात ऐसे भी बोल सकते थे। अगर ऐसे बोलते तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते? अब जरा सोचो, हमको इस वांट के साथ इस वर्ब को जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे? टू लगाकर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव। इस बार बेयर इन्फिनेटिव और जीरन गलत हो गए। यहाँ जाओ, ये कह रहा है ही इंजॉयड नथिंग। हमने कहा भाई साहब कल तुम पार्टी में गए थे, वो लड़का क्या क्या एंजॉय किया? आपने कहा साहब कुछ एंजॉय नहीं किया। ही इंजॉयड नथिंग, कुछ एंजॉय नहीं किया। हमने कहा भाई अगर कुछ एंजॉय नहीं किया तो किया क्या? बोले साहब के पार्टी में डांस करने के अलावा इसने कुछ एंजॉय नहीं किया। जबकि पार्टी में एक से एक तरह के व्यंजन थे, खाने पीने की चीज़ें थी, मज़ा आता खाने पी के, लेकिन ये आदमी डांस का इतना शौकीन था कि डांस के अलावा कुछ सूझता ही नहीं इसको, डांस के अलावा उसने कुछ किया ही नहीं एंजॉय। तो मैं अल्टीमेटली क्या कह रहा हूँ? मैं अल्टीमेटली ये कह रहा हूँ कि इसने केवल डांस का एंजॉय किया। एंजॉय तो किया लेकिन केवल डांस का। ही एंजॉयड ओनली डांसिंग। आपको पता है कि एंजॉय के साथ अगर किसी वर्ब को कनेक्ट करना हो, हमको पता है कि पैरेलल फॉर्म में चलेगा, क्योंकि एंजॉय उसी पल से स्टार्ट होगा जिस पल से वो काम स्टार्ट होगा। एंजॉय और वो काम अलग अलग नहीं हो सकता, एक साथ होंगे, पैरेलल एक्शन होंगे। और पैरेलल एक्शन किससे लिखते हो बेटा? जीरन से लिखते हो। तो इस बार इन्फिनेटिव भी गलत, बेयर इन्फिनेटिव भी गलत, क्या सही होगा? जीरन। तो ही एंजॉयड नथिंग बट डांसिंग इन द पार्टी। ही एंजॉयड नथिंग बट डांसिंग इन द पार्टी। तो ये एक सेगमेंट हुआ जिसका मतलब एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आई होप कि इस तरह के सवाल भी आप कर ले जाएं। तो इन्फिनेटिव के हर वो सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, मेरा प्रयास है कि उन हर तरह के सवालों को कर दिया जाए आपके सामने बोर्ड पर, ताकि कभी भी कोई तकलीफ आपके सामने ना आए। अच्छा एक छोटी सी बात जरा समझ लीजिए, मैं एक सेंटेंस से कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। इससे मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, तो मैंने कहा आई वॉन्ट यू टू प्ले क्रिकेट। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट और एक है आई वॉन्ट यू टू प्ले क्रिकेट। देखो ये है फाइनाइट वर्ब और ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। हमने कहा कि जब भी फाइनाइट वर्ब के साथ नॉन फाइनाइट वर्ब एक साथ देते हैं तो उसका मतलब ये हो गया कि इस वाली वर्ब का भी सब्जेक्ट यही है, इसका सब्जेक्ट भी यही है। लेकिन हाँ वो दूसरी वाली नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव से लिखी गई हो। इन्फिनिटिव से लिखने का सीधा मतलब है कि डूअर मौजूद है। बोलो हाँ, सिखाया था कि अगर नॉन फाइनाइट वर्ब के इंग्लिश को इन्फिनिटिव से लिख रहे हो, इसका मतलब उसका डूअर वहां पे है, तभी आप लिख पा रहे हो, लिख ही नहीं पाओगे। जब तुम बात जान जाओगे कि डूअर मौजूद है, इसका मतलब चाहता भी यही है और खेलेगा भी यही, सब्जेक्ट यही है दोनों का। लेकिन ऐसा देखो जरा, ये फाइनाइट वर्ब है, अगेन ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। हमको पता है कि वर्ब के पहले जो भी नाउन प्रोनाउन आप यूज करते हैं वो उसका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब है कि इस वर्ब के पहले ये यूज हुआ है, इसका मतलब मानना पड़ेगा ये यू इसका सब्जेक्ट है। बोलो हाँ,
अच्छा ये यू वर्ड के बाद यूज हुआ है, तो वर्ब के बाद अगर आप किसी नाउन प्रोनाउन को यूज करते हो तो वो नाउन प्रोनाउन उस वर्ब का क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये यू इस वांट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस टू प्ले वर्ब का सब्जेक्ट है, दोनों काम कर रहा है। अच्छा ये आई है इस वांट के पहले, तो इसका सब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब इस बार चाहने वाला काम तो आई कर रहा है, लेकिन खेलने वाला काम कौन कर रहा है, यू कर रहा है। समझ में आ रहा है कैसे? यहाँ देखो खेलने के पहले कोई सब्जेक्ट नहीं दिया था, तो मानना पड़ा यही सब्जेक्ट रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया, तो मानना पड़ेगा कि इस बार इसकी मीनिंग ये है कि चाहता तो मैं हूं लेकिन खेले ये। तो मीनिंग क्या हुई कि मैं चाहता हूं कि तुम क्रिकेट खेलो, मैं चाहता हूं कि तुम क्रिकेट खेलो, आई वॉन्ट यू टू प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर खुद को ही वो सब्जेक्ट सेम ही रखना है तो डायरेक्टली बोलो आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। दोनों बातों में अंतर है। तो अगर नॉन फाइनाइट वर्ब के पहले इन्फिनेटिव से लिखी गई कोई सब्जेक्ट दिया है तो मानना पड़ेगा वही उसका सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं दिया है तो जो पहले वाला सब्जेक्ट था फाइनाइट वर्ब का, दोनों का कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस की बात है, इसको दिमाग में रखिएगा। एक और देखिए भैया, इन्फिनेटिव विथ preposition। इन्फिनेटिव विथ preposition मतलब इन्फिनेटिव जब भी आएगी तो वो preposition के साथ में आ सकती है। कैसे आ सकती है, केस क्या होंगे वो देखिएगा। मैंने एक बात बोली, मैंने कहा बेटा आई हैव अ बॉल टू, आई हैव अ बॉल टू प्ले स्पेस, आई हैव अ बुक टू रीड स्पेस, आई हैव अ पेन टू राइट, आई हैव अ कॉपी टू राइट स्पेस। फिर हमने कहा आई हैव कार टू ट्रेवल स्पेस। एक हाथ और लिख देते हैं, छोटा छोटा कर लेते हैं। मैंने कहा आई हैव अ स्पून टू ईट। एक लास्ट कह दिया आई हैव एन एप्पल टू स्पेस। बताना है बेटा, मैंने ये नहीं कहा कि जब जब इन्फिनेटिव सेंटेंस में आएगा तो एक कंडीशन समझिएगा। अगर किसी भी सेंटेंस का एंडिंग इन्फिनेटिव से हो रहा है, अगर किसी सेंटेंस का एंडिंग इन्फिनेटिव से हो रहा है तो हो सकता है कि उसके बाद प्रेपोजिशन आए, हो सकता है उसका प्रेपोजिशन ना आए, दोनों बातें हो सकती हैं। तो अब हम जानेंगे कैसे कि प्रेपोजिशन आएगी कि नहीं आएगी, उस बात की जानकारी कैसे होगी। तो इसके लिए क्या तरीका है बेटा, तरीका ये है बस चुपचाप तुम उस नॉन फाइनाइट वर्ब को देखो जो इन्फिनेटिव से लिखी गई है, जरा ध्यान से इस बात को देखना। और ये देखो जो उस नॉन फाइनाइट वर्ब के पहले जो ऑब्जेक्ट लिखा गया है, जो नाउन लिखा गया है, नॉन फाइनाइट वर्ब के पहले जो नाउन लिखा गया है बेटा, वो नाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है क्या? अगर उसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो तुमको पता है, अगर ऑब्जेक्ट वर्ब का बन गया तो क्या प्रेपोजिशन लगाना चाहोगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट दो लोगों का होता है, एक वर्ब का होता है और एक प्रेपोजिशन का होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट वर्ब का ही बन गया तो प्रेपोजिशन की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आगे आपको लगे नहीं सर ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं हुआ तो फिर भाई प्रेपोजिशन देना ही पड़ेगा, कॉमन सेंस नहीं कहता है। तो अगर तुम देखो क्या, जरा यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, क्या बुक रीड का ऑब्जेक्ट है कि नहीं? अगर रीड का ऑब्जेक्ट जानना है तो आपको पता है बेटा किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे जानते हो, उसमें व्हाट या होम से रिप्लाई लोगे, व्हाट या होम से रिप्लाई लोगे तो क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट मिलेगा। जरा क्वेश्चन करो क्या रीड करना है, बुक। इसका मतलब अगर रीड वर्ब से व्हाट का रिप्लाई लोगे तो बुक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। इसका मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट है। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट बन चुका है तो आपको किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस ऐसे ही सही लिखा है।
आई हैव अ बुक टू रीड, ये सेंटेंस ऐसे ही सही है, इसमें कोई करेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्रॉस करने का कतई मतलब मत समझ लेना कि मैं इसको गलत कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्रॉस करने का मतलब इसके आगे कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना। अच्छा, जैसे जरा इसमें आ जाओ, क्या बॉल प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट है? क्या बॉल प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट है? हम क्या बोल पाएंगे कि क्या खेलेगा? बॉल खेलेगा? नहीं, हम ये थोड़े बोलते हैं क्या खेलेगा? बॉल खेलेगा। अरे किससे खेलेगा? बॉल से खेलेगा। बॉल जो है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या है? किसका ऑब्जेक्ट होगा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब साहब यहाँ पे एक प्रेपोजिशन देना पड़ेगा। अब वो प्रेपोजिशन कौन सी होगी? इंस्ट्रूमेंट की प्रेपोजिशन हमेशा विथ होती है भैया, विथ preposition of instrument, preposition of instrument, with जो preposition होती है वो इंस्ट्रूमेंट की preposition होती है। तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी फिजिकल हो चाहे डिस्क्रीट हो, से मतलब नहीं है। तो मैंने ही कहा कि अगर वो इस ये जो नाउन है इसका ऑब्जेक्ट नहीं तो इसका बनाओ विथ से। आप कैसे बोलेंगे कि ही प्लेड दिस गेम विथ दिस बॉल, विथ दिस बॉल। तो विथ दिस बॉल क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि बॉल डायरेक्ट उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो उसको किसी न किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब प्रेपोजिशन लगाना है तो विथ ही क्यों लगाना है? क्योंकि विथ प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है एंड बॉल इज एन इंस्ट्रूमेंट। बॉल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से आप कोई चीज गेम खेलते हैं। अच्छा, जरा खुद से करो, क्या पेन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है? क्या लिखेगा? पेन लिखेगा। क्या ये बोल पाओगे कि क्या लिखेगा? पेन नहीं, क्या लिखेगा? पेन नहीं लिखेगा। किससे लिखेगा? पेन से लिखेगा। इसका मतलब अगेन आप ध्यान से देखेंगे तो पेन क्या हो गया? पेन क्या हो गया? उसी का रिप्लाई है पेन जो हो गया भैया। क्या इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ? नहीं हुआ। अगर पेन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो फिर वही बात कि आपको किसी न किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब रही बात प्रेपोजिशन लगेगा तो क्या लगेगा? मैंने फिर कहा पेन एक अगेन इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो? कॉपी पर कुछ लिखते हो। इसका मतलब अगेन ये इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट की प्रेपोजिशन क्या होती है? आप बोलते हैं ना कि ही वॉज राइटिंग विद अ ब्लू पेन, ही वॉज राइटिंग विद अ ब्लू पेन। तो विद अ ब्लू पेन क्यों बोलना? विद ना लगाए तो ही वॉज राइटिंग अ ब्लू पेन नहीं संभव है, क्योंकि राइट का ऑब्जेक्ट नहीं है वो। अगर राइट का ऑब्जेक्ट नहीं मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप उसको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाओ तो विथ लगा लिया। क्यों लगा लिया? अभी समझ में आ गया। अच्छा, आई हैव अ कॉपी टू राइट, इसे देखो क्या कॉपी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है? क्या लिखेगा? कॉपी लिखेगा। जैसे आपने कहा क्या लिखेगा? पेन नहीं लिखेगा, पेन से लिखेगा। तो वैसे ही क्या लिखेगा? तो क्या कॉपी लिखेगा? नहीं, कॉपी नहीं लिखेगा, कॉपी पर लिखेगा। अच्छा, कॉपी से भी नहीं लिखेगा। जैसे आपने कहा कि साहब पेन से लिखेगा, वो समझ में आया, लेकिन क्या कॉपी से लिखेगा? नहीं, कॉपी पर लिखेगा। कोई भी आदमी पेन से कॉपी पर लिखता है। कोई भी सज्जन होगा वो पेन से लिखेगा, कॉपी पर लिखेगा। एंड कॉपी जस्ट सरफेस, और सरफेस की प्रेपोजिशन क्या होती है? ऑन। जो ऑन प्रेपोजिशन होती है बेटा, ये प्रेपोजिशन ऑफ सरफेस होती है। प्रेपोजिशन ऑफ सरफेस, सरफेस की जो प्रेपोजिशन होती है वो ऑन होती है। मैंने कहा आई हैव अ कार टू ट्रेवल, किसी के पास कार है। अब ट्रेवल वर्ब का क्या कार आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट है? क्या ट्रेवल करेगा? कार नहीं। क्या ट्रेवल करेगा? कार नहीं। किस चीज से ट्रेवल करोगे? आपने कहा सर कार से ट्रेवल करेंगे, आपने कहा सर ट्रेन से ट्रेवल करेंगे, आपने कहा सर बाइक से चलेंगे, आपने कहा सर एरोप्लेन से चलेंगे। मतलब तमाम साधन है, तमाम मीडियम है जिसकी सहायता से आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो भी ट्रैवल करते हैं तो कार उसका एक मीडियम है। और ट्रांसपोर्ट का, अब ट्रांसपोर्ट के मीडियम के लिए एक प्रेपोजिशन प्रचलित है बाई। बोलते नहीं किस चीज से आए हैं भैया? बोले भाई साहब बाई कार आए हैं, बाई ट्रेन आए हैं, बाई बस आए हैं, बाई ट्रक आए हैं, बाई प्लेन आए हैं। तो बाई एक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो बाई लगाते हैं। आई हैव अ स्पून, इस आदमी के पास चम्मच है खाने के लिए। अब बताओ क्या खाएगा? चम्मच। फिर से जरा वर्ड का रिप्लाई लो, क्या खाएगा? चम्मच नहीं, चम्मच नहीं खाएगा, चम्मच से खाएगा।
इसका मतलब चम्मच से खाएगा, चम्मच इस स्पून इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो प्रेपोजिशन लगाओगे, क्या लगाओगे? विथ। क्यों विथ लगाओगे? अगेन वही कि स्पून इज एन इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट की जो प्रेपोजिशन होती है भैया वो क्या होती है? विथ होती है। अगेन देखो, क्या खाएगा? एप्पल खाएगा, ये सही है। ये क्या का रिप्लाई बन गया? क्या खाएगा भैया? इसी एप्पल खाएगा। तो इसका मतलब है कि ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसमें यहाँ प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, ये इसी से काम चल जाएगा। तो ये आपने ये देखा कि आखिर कोई भी सेंटेंस अगर इन्फिनेटिव पे खत्म हो रहा है, तो इन्फिनेटिव पे अगर कोई सेंटेंस खत्म होगा तो उसके आगे प्रेपोजिशन आती भी है और नहीं भी आती है। मतलब इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि आप 100% गारंटी ले लेंगे सर ऑबे करेगी या नहीं आएगी। वो डिपेंड करेगा कि उस नॉन फाइनाइट वर्ब के पहले वाला नाउन अगर उसी नॉन फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो प्रेपोजिशन मत लगाओ। लेकिन अगर वो नाउन उस नॉन फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो वर्ब का बनेगा या फिर प्रेपोजिशन का बनेगा। यस या नो? तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई? एक बार जरा देख लीजिए आप। आधे से मैं 10 सेकेंड का विंडो दे रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। आइए, एक होता है बेटा इन्फिनेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड। इन्फिनेटिव विथ क्वेश्चन वर्ड, ये क्या सीन है? इससे क्या होता है, कभी कभी आपके पास इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं तो उनके तुरंत बाद आपको इन्फिनेटिव दिखाई पड़ती है, तो वो कैसे बनते हैं? आइए, मान लो मैंने सेंटेंस में कहा हिंदी में क्या करें, एक फ्रेज। दूसरी फ्रेज कहाँ जाएं। फिर आपके पास मैंने बोला कैसे पढ़ें। फिर मैंने कहा कब जाएं। फिर आपने कहा क्यों रिस्क लें। जो बोलते हैं ना कि भाई हम क्यों रिस्क लें, बिल्कुल सही बात। फिर मैंने कहा किसे पढ़ाएं। चलो, मान लो ये कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड है। आप ध्यान से देखेंगे इनमें से दो चीज दिखाई पड़ रही है। एक तो इंट्रोगेटिव वर्ड दिखाई पड़ रहा है और एक वो वर्ब दिखाई पड़ रही है। मतलब एक वर्ब है और एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो जब भी कभी ऐसा हो ना, तो इस वर्ब को आप फाइनाइट फॉर्म में मत लिखिएगा। जो ये वर्ब आ रही हैं इनको आप फाइनाइट फॉर्म में मत लिखिएगा, इनको आप नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखिएगा। और नॉन फाइनाइट वर्ब की अंग्रेजी आपको पता है कि इन्फिनेटिव से भी लिखते हैं, जीरेंड से भी लिखते हैं और पार्टिसिपल से भी लिखते हैं। तो आपको क्या करना है कि नॉन फाइनाइट वर्ब की अंग्रेजी को पार्टिसिपल से नहीं लिखना है, जीरेंड से नहीं लिखना है, बल्कि इन्फिनेटिव से लिखना है। कब? जब इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ लिखी जा रही है। तो कैसे लिखेंगे? पहले आप लिखेंगे बेटा इंट्रोगेटिव वर्ड, लिख लिया। कहाँ लिखना है? वेयर। कैसे इज हाउ। कब इज व्हेन। इंट्रोगेटिव वर्ड लिखने के बाद उसी वर्ब को नॉन फाइनाइट फॉर्म में इन्फिनेटिव से लिख दो। तो इन्फिनेटिव से कैसे लिखोगे? 2 + V1। तो व्हाट टू डू, वेयर टू गो, हाउ टू स्टडी, कब जाए, व्हेन टू गो। फिर लिखा है क्यों रिस्क लें, वाई टू टेक रिस्क। किसे पढ़ाएं, किसे क्या बोलते हो बेटा? होम टू टीच। अब एक बात समझनी है इसमें से, इसमें एक सेगमेंट ऐसा है जिसको लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहना है। वो अलर्ट ये रहना है कि जो वाई फैक्टर है, वाई के साथ आप केवल बेयर इन्फिनेटिव यूज किया करिए, बाकी सारे इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद आप इन्फिनेटिव यूज किया करिए। लाइक देखिए यहाँ सब में इन्फिनेटिव लगा दिया है, बस इस वाई को लेकर अलर्ट रहा करिए कि इसके साथ बेयर इन्फिनेटिव यूज होगा,
वाई फॉलोड बाई फॉलोज बेयर इन्फिनेटिव। तो ध्यान रखना है कि केवल एक ही इसलिए याद रहेगा, सच बोलने वाली कोई तरकीब नहीं है यहाँ पे आपके पास। तो बेयर इन्फिनिटी सिखाई दी कुछ देर पहले कि बेयर इन्फिनिटी मतलब टू हटा के केवल V1। तो वाई टेक रिस्क लिखेंगे, मतलब यहाँ जो भी वर्ब लिखेंगे विदाउट टू लिखेंगे, वाई टेक रिस्क, दैट इज करेक्ट। बाकी सभी इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद समझ में आगे कैसे लिखना होता है। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव विथ इन्फिनेटिव। हम इन्फिनेटिव के साथ इंट्रोगेटिव वर्ड को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब क्या होता है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी बाद हम मतलब बेयर इन्फिनेटिव ही इस्तेमाल कर पाते, कुछ और लिख नहीं पाते। ऐसी कौन कौन सी वर्ब है वो भी देखो जरा। ऐसे बेयर इन्फिनेटिव ही हमें इस्तेमाल करना होता है। जैसे मैंने कहा डियर, एक है मेक, हेल्प, लेट, बिड, सी, हियर, और क्या बोल दिया जाए भाई, ETC कर लो। ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके आगे हमें बेयर इन्फिनेटिव यूज करना होता है। अब एक दो बातें यहाँ पे हैं जो आपको बड़ी जानने वाली चीजें हैं, वो क्या जानने वाला समझो जरा। जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा कि एक एक एग्जांपल दे दिया कुछ का। मैंने कहा ही मेड मी लॉफ, ही मेड मी लॉफ एंड टू लॉफ। देखो लॉफ इज बेयर इन्फिनेटिव एंड टू लॉफ इज इन्फिनेटिव, तो मैंने कहा इनके बाद क्या यूज करना था, बेयर इन्फिनेटिव, तो लॉफ लगाइए। हालांकि ये बात अभी आपको आगे चलकर डिटेल में पढ़ाई जाएगी और पढ़ाई गई होगी, सॉरी। हम लोग नॉन फोनाइट पढ़ रहे हैं तो जाहिर बात है आपको कॉस्टिव पढ़ाया होगा मैंने। हम जब टेंस पढ़ाए होंगे तो टेंस के बाद एक चैप्टर आया होगा कॉजेटिव वर्ब, वहाँ सिखाया गया होगा बेटा आपको कि मेक के बाद हम एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद जिस वर्ब को कॉस्टिव बनाते हैं उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये जो फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं ना, उस वक्त मैंने फर्स्ट फॉर्म बोल के काम चलाया था। उसी फर्स्ट फॉर्म का ग्रामर के एंगल में इसका एक नाम पड़ता है। नाम क्या पड़ता है, बेयर इन्फिनेटिव। बस एक नाम समझ लो, बाकी जो तुम पहले करते थे वो अभी भी करना है, उसमें कोई फर्क नहीं है, राइट। सो मेक के बाद कॉस्टिव जिसको बनाते हैं फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो कोई लिखा हुआ है ही मेड मी लॉफ, मतलब इसने मुझे हंसाया। सो इनकी बात हम लोग बेयर इन्फिनेटिव यूज करते आए हैं, पहले भी यूज कर रहे थे। लेट का यूज मैंने पढ़ाया होगा, उसमें भी पढ़ाया होगा। देखो हेल्प देख लो, एक मैंने कहा ही हेल्प्ड मी सॉल्व दीज क्वेश्चंस। मतलब क्या हुआ कि इसने सहायता किया, हेल्प किया। क्या किया, हेल्प किया, किसकी, मेरी। इसने मेरी सहायता किया क्या करने में, सॉल्व करने में इन क्वेश्चंस को। तो देखो सॉल्व जो लिखा गया है यहाँ पे टू सॉल्व मत लिखना। ये टू सॉल्व क्या है, इन्फिनेटिव है, गलत है। क्या लिखना पड़ेगा, बेयर इन्फिनेटिव, दैट इज विदाउट टू। सो ही हेल्प्ड मी सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इन शब्दों के साथ हमें क्या यूज करना होता है, बेयर इन्फिनेटिव। दो तीन बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, देखो जरा। ये जो लॉफ है ना, लॉफ की पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर मैं आपसे पूछूं क्या है, याद रखो जितनी भी बेयर इन्फिनेटिव होती हैं ये हमेशा एडजेक्टिव काम करती हैं। किसका काम करती हैं, एडजेक्टिव का। बेयर इन्फिनेटिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या काम करता है, एडजेक्टिव का। जो कि तुमको पता है कि इन्फिनेटिव तीन काम करता है, नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव का करता है, एडवर्ब करता है। तो बेयर इन्फिनेटिव हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। तो जो लॉफ वर्ब है ना यहाँ पे, ये क्या काम कर रही होगी, ये एडजेक्टिव का काम कर रही होगी। फिर देखो वहां पे लिखा है सी और हियर। मैंने कहा कि ही सॉ मी टू गो या गो या गोइंग। फिर हमने कहा ही हर्ड मी टू सिंग ऑब्लिक सिंगिंग सॉन्ग्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ भाई कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, टू सिंग इन्फिनेटिव, सिंग बेयर इन्फिनेटिव, सिंगिंग जीरेंट टाइप का, और हालांकि वो जीरेंट है नहीं, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अभी आगे हम पढ़ाएंगे उसके बारे में। टू गो इन्फिनेटिव है, ये बेयर इन्फिनेटिव है, ये भी पार्टिसिपल है। आपको जानना ही है इसे इन जनरल लोग सुनते क्या रहे हैं कि ही सॉ मी गोइंग, जाते हुए देखा, या ही हर्ड मी सिंगिंग, गाते हुए सुना। तो लोगों के फ्लो में बड़ा रहता है कि हम सिंगिंग बोल दें या गोइंग बोल दें, लेकिन
आपको जानकर खुशी होगी कि भाई इसमें से क्या सही, अगर ये जानना हो तो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि सी और हियर के बाद जैसे लिखा था कुछ देर पहले, तो वहाँ क्या आना चाहिए, बेयर इन्फिनिटिव। तो अगर हम बेयर इन्फिनिटिव टिक करें दैट इज गो सही होगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिंग सही होगा। इन्फिनिटिव तो गलत है, है क्योंकि इन्फिनिटिव का मतलब वैसे भी होता है अनडन, अनडन का मतलब वो काम आगे होगा। तो तुम्हें लग रहा है ये काम आगे होगा, वो साफ साफ कह रहा है कि इसने मुझे सुना, कब सुना, गाते हुए, तो फिर आगे कब होगा, गाते हुए सुन ही लिया है। तो इन्फिनिटिव तो वैसे ही बाई डिफॉल्ट गलत है। बचा गोइंग और सिंगिंग, ये क्या सही हो सकते हैं? तो हकीकत ये डियर कि गोइंग भी सही होता है, सिंगिंग भी सही होता है। बहुत सारी किताबें यहाँ बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, बहुत सारी बुक्स या टीचर्स आपको मार्केट में ये बोल सकते हैं कि बेटा केवल गो सही है, केवल सिंग सही है। तो उन सारे टीचर्स को जाके बोलना कि मैंने पढ़ाया है, वो झूठ बोल रहे हैं, उनको नहीं पता, उनको सीखें पहले वो। जितना ये सही है उतना ये भी सही है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपके सामने अगर एग्जाम में आ गया ये भी और ये भी, ऑप्शन में कौन सा लगा के आएंगे? ऑप्शन में आप हमेशा गो मार के आएंगे, यही सही होगा। अब आपको लगेगा सर अगर ये भी सही था तो फिर ऑप्शन में ये क्यों नहीं मार सकते? इसके लिए हम 2 मिनट की कहानी सुनाएंगे, और उस कहानी सुनाने का वक्त आज नहीं है। हम इन सवाल को कल के लेक्चर में दोबारा से लेंगे और आपको ये बताएंगे कि आखिर दोनों एक साथ आने पर यही सही क्यों होता है, गलत क्यों होता है। जबकि मैं ये कह रहा हूं कि जितना ये सही उतना ये भी सही है। बेटा देखो सही सही होता है, कम सही ज्यादा सही नहीं होता। जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। तो जितना सही है उतना सही भी है। तो अगर ये सही हो सकता है तो फिर ये क्यों नहीं सही हो सकता? हाँ, नंबर जब भी लेना होगा तो नंबर इसी से मिलेगा। आखिर क्यों एग्जामिनर नंबर इस पे देते, इस पे क्यों नहीं देते? उसके पीछे का बहुत ही लॉजिकल सा पाथ है, स्टेटमेंट है। आप सुनेंगे आपको भी लगे हाँ सा समझ में आ गया, तो बस आपको समझ में आ जाएगा, वक्त दीजिए। ये चूंकि एक कहानी सुनाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा, तो वक्त हमको अलाउ नहीं कर रहा है। तो बेहतर होगा कि इसको आप हम कल तक का छोड़े, आज जाके इसको पूरा रिवाइज करें। इस बात को हम कल डिस्कस कर देंगे कि आखिर गोइंग और सिंगिंग भी सही क्यों होता है, लेकिन जब नंबर लेने की बारी आती है तो केवल हम उसी से काम क्यों चलाते हैं, उसके पीछे लीजिएगा। ठीक है भैया, बाकी सारे बातें कल करेंगे। थैंक यू सो मच।